नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्योर सक्सेस वाला बिहार एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, जहां आप सुधांशु सौरभ के साथ डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मराठा एम्पायर एंड एंग्लो मराठा वॉर्स। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इंट्रोडक्शन के रूप में हम पहले समझेंगे कैसे मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे, आप सभी को पता है संस्थापक कौन थे। शिवाजी। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में। ठीक है, 1674 में इनका राज्याभिषेक होता है। 1674 से 80 तक ये छत्रपति के पद पर रहते हैं। इनके दो पुत्र थे, पहला संभाजी और दूसरा राजा राम। पहले संभाजी को, शिवाजी के बाद संभाजी शासक बनते हैं और 1680 से 1689 ईस्वी तक ये छत्रपति रहते हैं। उसके बाद औरंगजेब द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को छत्रपति बनाया जाता है, जिनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनके अल्प आयु वाले पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति बनाया जाता है और इनकी संरक्षिका के रूप में ताराबाई, शासन करती है। इसी समय क्या होता है कि उधर औरंगजेब की भी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम, जो उत्तर मुगल काल का प्रथम शासक बनता है, बहादुर शाह प्रथम, वो अपनी कैद से साहू जी को रिहा कर देता है। और ये किसकी कूटनीतिक चाल रहती है? तो ये रहती है बालाजी विश्वनाथ की। बालाजी विश्वनाथ, जो कि आगे चलकर प्रथम पेशवा बनते हैं, पहला पेशवा बनते हैं। ठीक है, उसके बाद सतारा और कोल्हापुर दो भागों में मराठा साम्राज्य का विभाजन हो जाता है। सतारा का शासन साहू जी को मिलता है और कोल्हापुर का शासन शिवाजी द्वितीय को मिलता है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? व्हेन एंड वेयर डिड द शिवाजीज कोरोनेशन टेक प्लेस? ऑप्शन ए 1665 में रायगढ़ में, 1674 में रायगढ़ में, 1670 में पुरंदर में, 1665 में सिवनेर में। इनका राज्याभिषेक जो है कहाँ हुआ था? 1674 में रायगढ़ में। इन 1674 एट रायगढ़। और इनका राज्याभिषेक किसने करवाया था? तो पंडित का नाम था गंगा भट्ट। शिवाजी के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो शिवाजी का जन्म है 1627 ईस्वी में, 1674 में ये इनका राज्याभिषेक होता है और 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनके पिता का नाम, पिता कौन थे? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले। माता का नाम था जीजाबाई। पत्नी, इनकी दो पत्नियां थी। पहली का नाम था साईबाई और दूसरी का नाम था सोयराबाई। इनके जो दो गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। और राजनीतिक गुरु या इनको संरक्षक भी इनका कहा जाता था, ये कौन थे? दादा कोंडदेव। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। देखते हैं, विच एनिमी ऑफ शिवाजी ट्राइड टू डिसीव हिम? शिवाजी के किस शत्रु ने उन्हें धोखा देने का प्रयास किया था? ऑप्शन ए अफजल खान, ऑप्शन बी जय सिंह, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाइस्ता खां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफजल खान। देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में।
जब 1659 ईस्वी में प्रतापगढ़ का युद्ध चल रहा था, तो उसी समय एक शांति बैठक होती है। क्या होती है? एक शांति बैठक होती है जिसमें अफजल खान और शिवाजी को आमंत्रित करते हैं और धोखे से शिवाजी को मारने का कोशिश करते हैं। उस टाइम शिवाजी ने खुद की रक्षा के लिए क्या बोला जाता था? बाघ नख, मतलब इसका मतलब क्या था? बाघ के पंजे। और क्या था? बिछवा का अर्थ होता है खंजर। अपनी जो है आत्मरक्षा के लिए अपने साथ ले जाते हैं, जिसका इस्तेमाल बाद में करते हैं और अफजल खां को मार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, whom did शिवाजी डिफीट इन द बैटल ऑफ पुरंदर? पुरंदर के युद्ध में शिवाजी किसे हराया था? ऑप्शन ए मुराद बख्श, ऑप्शन बी फर्राद खान, ऑप्शन सी अफजल खान, ऑप्शन डी फतेह खान। पुरंदर का युद्ध 1665 ईस्वी में होता है। मराठा वर्सेस मुगल। इसमें शिवाजी फतेह खान को पराजित करते हैं। इसके बाद एक संधि होती है जय सिंह और शिवाजी के बीच। जय सिंह एंड शिवाजी के बीच एक संधि होती है जिसे नाम दिया जाता है पुरंदर की संधि। ये कब हुई थी? जून 1665 में। आइए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। 1664 में शिवाजी ने किस समृद्ध मुगल व्यापारिक केंद्र पर आक्रमण किया था? विच वेल्दी मुगल ट्रेडिंग सेंटर डिड शिवाजी अटैक इन 1664? ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी अहमदनगर। तो 1664 ईस्वी में 1664 और 1670 शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था। 2 बार कब लूटा था? तो पहली बार 1664 में और दूसरी बार 1670 में। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पुणे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग शिवाजीज लैंड रेवेन्यू सिस्टम? ऑप्शन ए शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। शिवाजी इंट्रोड्यूस्ड द यूज ऑफ ए मेजरिंग रॉड एंड अ स्टैंडर्ड स्टिक इंस्टेड ऑफ रोप ऑफ मेजरमेंट। भू राजस्व की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दिया गया। द लैंड रेवेन्यू रेट वाज इनिशियली 33% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस which was later increased to 40%. ऑप्शन सी शिवाजी ने जमींदार व जागीरदार का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आइए हम चारों ऑप्शन को बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो शिवाजी ने अपने भू राजस्व के लिए काठी एक क्या था? लकड़ी की डंडी थी, मानक छड़ी के रूप में प्रयोग किया भूमि के मापन के लिए। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। भू राजस्व लगान की दर आरंभ में 33% थी, सही है, जिसे बाद में बढ़ाकर 40% कर दिया गया, ये भी आपका सही है। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध किया, बिल्कुल किया था इन्होंने, और किस व्यवस्था को अपनाया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था, तो ये भी सही है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 6 में देखते हैं। मराठा काल में अस्थाई घुड़सवार सेना एवं अस्थाई घुड़सवार सेना कहलाती थी। इन द मराठा पीरियड परमानेंट कैवेलरी एंड टेम्पररी कैवेलरी वेयर कॉल्ड। ऑप्शन ए पागा, बरगीर एवं सिलदार,
ऑप्शन बी सिलदार एवं पागा बरगीर, ऑप्शन सी पागा एवं बरगीर, ऑप्शन डी बरगीर एवं पागा। तो जो अस्थाई घुड़सवार होते थे, अस्थाई घुड़सवार, इन्हें कहा जाता था पागा, पागा, या इन्हीं पागा को ही बरगीर। और जो अस्थाई घुड़सवार होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? सिलदार। तो आप मैच कर लेंगे तो हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, अस्थाई घुड़सवार पागा और अस्थाई घुड़सवार सिलदार। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, मतलब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। छत्रपति दिए गए हैं और उनका शासनकाल दिया गया हुआ है, ठीक है। तो संभाजी, राजाराम, ताराबाई और साहू का देखना है हमें। तो जो संभाजी थे इनका छत्रपति होने का काल था 1680 से 1689। इनके बाद आते हैं राजाराम 1689 से 1700। राजाराम के बाद आते हैं ताराबाई 1700 से 1708 और इनको खेड़ा के युद्ध में हराते हैं। उसके बाद साहू बनते हैं छत्रपति 1708 से 1749। तो हम मिला लेंगे यहाँ पे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो 1 2 3 4, तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। हमने देखा संभाजी 1680 से 1689, राजाराम 1689 से 1700, ताराबाई 1700 से 1708 और साहू 1708 से 1749। क्वेश्चन नंबर 8, मुगलों एवं मराठों के बीच 1719 की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। इस संधि बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की थी? रिचर्ड टेम्पल कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ 1797 बिटवीन द मुगल्स एंड मराठा मैग्ना कार्टा ऑफ द मराठा एम्पायर, इन हुज नेम वाज द ट्रीटी साइंड बाई बालाजी। ऑप्शन ए मराठा छत्रपति साहू एवं मुगल बादशाह रफी-उद-दर्जात, ऑप्शन बी मराठा छत्रपति राजाराम एवं मुगल बादशाह फर्रुखसियर, ऑप्शन सी मराठा छत्रपति ताराबाजी एवं मुगल बादशाह औरंगजेब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इस 1719 के समय संधि होती है जिसको रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है, तो उस टाइम साहू रहते हैं। उस टाइम किनका छत्रपति का काल रहता है? साहू का। अभी हमने देखा कि 1708 से लेके 1749 तक साहू का छत्रपति का काल था। तो 1719 के टाइम यही रहेंगे। और मुगल बादशाह कौन थे? रफी-उद-दर्जात। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यही समय है जब हम विदेशियों मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही बिखर जाएगी। यह किसने कहा? नाउ इज़ द टाइम टू ड्राइव द फॉरेनर्स मुगल्स फ्रॉम आवर कंट्री एंड एक्वायर इमोर्टल फ्रेम। इफ वी स्ट्राइक एट द ट्रंक ऑफ द withering old tree, its branches will fall off by themselves. Who said this? ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम, ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बालाजी विश्वनाथ कौन थे? ये पहले पेशवा थे। ये तीनों का नाम दिया गया, तीनों पेशवा ही थे। बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा, बाजीराव द्वितीय दूसरी पेशवा और बालाजी बाजीराव तृतीय पेशवा थे। इनका कार्यकाल देखा जाए तो बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720, बाजीराव प्रथम 1720 से 1740, अब बालाजी बाजीराव 1740 से 1750।
61। इनके बाद आएंगे माधवराव, नारायण राव, एकदम अन्य। तो जो बाजीराव प्रथम थे, इन्होंने कहा था कि अगर हम इस पुराने वृक्ष के जड़ पे वार करेंगे तो इसकी शाखाएं अपने आप बिखर जाएगी। इन्हें बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? Who was known as the fighting पेशवा and the incarnation of Hindu power? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा लड़ाकू पेशवा किन्हें कहा जाता था, तो बाजीराव प्रथम को। बाजीराव प्रथम कौन थे? द्वितीय पेशवा। इनका कार्यकाल क्या था? 1720 से 1740। इन्हीं के नाम आपने देखा होगा मस्तानी, मूवी भी आपने देखा होगा मस्तानी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? अंडर हुज टाइम डिड मराठा पावर रीच द zenith एंड द डिक्लाइन ऑफ मराठा पावर ऑल्सो बिगेन? ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम, ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि हमने देखा था कि बालाजी बाजीराव का शासनकाल था 1740 से 1761 तक, और 1761 में एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, पानीपत का थर्ड युद्ध। पानीपत का थर्ड युद्ध किसके किसके बीच होता है? मराठा वर्सेस अब्दाली के बीच में होता है। मराठाओं का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिव राव भाव। सदाशिव राव भाव ने किया था। इस युद्ध में क्या होता है? मराठों की हार हो जाती है। इसी युद्ध के बाद कहा गया था कि भारत पर अब कौन शासन करेगा यह पता नहीं, लेकिन यह तय हो गया है कि मराठा नहीं करेंगे। अब्दाली की जीत होती है और इसी के कारण युद्ध के बाद ही बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद ही जो मराठा साम्राज्य है उसका पतन भी आरंभ हो जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा बालाजी बाजीराव। क्वेश्चन नंबर 12, पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुए संगोला की संधि 1750 के संबंध में क्या राय है? व्हाट वाज द ओपिनियन रिगार्डिंग द ट्रीटी ऑफ संगोला बिटवीन पेशवा बाजीराव एंड छत्रपति राम राजा? ऑप्शन ए यह संधि पूना सम्मेलन के सभी मराठा सरदारों के उपस्थिति में किया गया। ऑप्शन बी छत्रपति राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला कहलाया। ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वे सर्वा बन गया। ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो संधि पूना सम्मेलन के सभी मराठाओं के उपस्थिति में हुई थी, बिल्कुल सही है। राजा राम ने संगोला नामक स्थान पर इस संधि पर हस्ताक्षर किया था, इसलिए इसका नाम संगोला की संधि कहा गया, बिल्कुल सही है। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर फिर राजधानी को कहाँ? सतारा से पूना परिवर्तित कर दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका चारों जवाब सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संगोला की संधि। संगोला की संधि कब हुई थी? तो 1750 ईस्वी में। किसके किसके बीच होती है? तो बालाजी बाजीराव एंड जो छत्रपति थे राम राजा। इसी के बाद क्या होता है कि सारे अधिकार पेशवाओं को मिल जाते हैं।
क्या हो जाता है, पेशवा को सारे अधिकार मिल जाते हैं और ये मराठा साम्राज्य में सबसे ताकतवर फिर कौन कहलाने लगा, पेशवा ही। क्वेश्चन नंबर 13, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? विच मराठा सरदार expanded the Maratha power in Bengal, Bihar and Odisha between 1741 से 1751 and forced the Nawab of Bengal Alwardi Khan to sign a treaty? ऑप्शन ए रघुजी भोसले, ऑप्शन बी रघुनाथ राव, ऑप्शन सी मल्हार राव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा रघुजी भोसले। जो रघुजी भोसले थे उन्होंने ये एक सरदार थे और ये मराठा साम्राज्य को कहाँ तक विस्तारित करते हैं, तो पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से हिस्से में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक के क्षेत्र में, जो भारत के पूर्वी हिस्से में आता है। इस टाइम बंगाल का नवाब कौन था, नवाब थे अलवर्दी खां, जिसको संधि करने पे विवश कर देता है। आप देख रहे हैं मराठा की शक्ति को, कहाँ ये भारत के पूर्वी हिस्से मतलब पश्चिमी हिस्से से महाराष्ट्र के तरफ से आकर यहाँ बिहार में, बंगाल में आक्रमण करते हैं और विजयी भी होते हैं। यहाँ था आपका पुणे और इधर था बंगाल का क्षेत्र। ये बिल्कुल पश्चिमी भाग में है, वेस्टर्न में, और ये बिल्कुल ईस्ट भाग में है। दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खो गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई है उसका कोई अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? 2 pearls dissolved in waters, 27 gold coins lost, and the loss of silver and copper cannot be estimated. What is the related to? Option A, the destruction of the Marathas army in the third battle of Panipat. Option B, first Anglo-Maratha war. Option C, second Anglo-Maratha war. Option D, Treaty of Bassein. पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा की सेना का विनाश से, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से, बेसिन की संधि से। अभी हमने जब देखा था कि 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, तब उसमें मराठाओं की बुरी तरह हार होती है। कौन सा युद्ध देखा था? पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठाओं की बुरी तरह हार होती है और यहीं से मराठा का पतन भी आरंभ हो जाता है। इसी युद्ध के बारे में कहा गया, विनाश को देखते हुए, कि 2 मोतियाँ जल में घुल गई, सोने की 27 मोहरें खो गई, चांदी और सामे का तो हानि का अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मराठा आर्मी इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। क्वेश्चन नंबर 15, Which historian said the third battle of Panipat was a decisive battle? The crown jewel of the Maratha army fell there, and after this war, the Maratha dream of an all-India empire was destroyed. किस इतिहासकार ने कहा था कि पानीपत के तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई और युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य का स्वप्न नष्ट हो गया। ऑप्शन ए यदुनाथ सरकार, ऑप्शन बी सरदेसाई, ऑप्शन सी काशीराज पंडित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यदुनाथ सरकार। यह कथन इन्होंने ही कहा था, यदुनाथ सरकार ने मराठों के लिए कहा था कि पानीपत के युद्ध के बाद मराठा का अखिल भारतीय साम्राज्य का जो स्वप्न था वो नष्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 16, ड्यू टू विच पेशवा बीइंग ए माइनर द केयर ऑफ द मराठा स्टेट वाज हैंडल्ड बाय काउंसिल ऑफ 12 मेंबर्स नेम्ड बाराभाई।
किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा साम्राज्य की देख के लिए बड़ा भाई बार भाई नामक 12 सदस्यों की एक परिषद का गठन किया गया था? ऑप्शन ए माधवराव, ऑप्शन बी माधवराव नारायण राव, ऑप्शन सी नारायण राव, ऑप्शन डी रघुनाथ राव। तो जब माधवराव नारायण पेशवा बनते हैं, माधवराव नारायण आपके पेशवा बनते हैं, ये बहुत ही अल्प आयु के होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के शासन के देखभाल के लिए 12 सदस्यों का एक परिषद का गठन किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, बड़ा भाई। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, माधवराव नारायण। क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग विच हुज रीजन डिड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर टेक प्लेस? किसके शासन काल में प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए माधवराव, ऑप्शन बी नारायण राव, ऑप्शन सी माधवराव नारायण, ऑप्शन डी बाजीराव द्वितीय। तो माधवराव नारायण, इन्हीं के काल में जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। यहाँ हम देखेंगे कि टोटल कितने आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं, तो 3 आंग्ल मराठा युद्ध होता है। पहला कब होता है? 1775 से 82 के बीच में। दूसरा कब होता है? 1803 से 5 के बीच में। और तीसरा कब होता है? 1817 से 1818 के बीच में। ठीक है, तो प्रथम युद्ध के टाइम कौन थे पेशवा? तो माधवराव नारायण थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि हुआ था 1803 से 1806 के बीच, एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये कब हुआ था? 1817 से 1818 के बीच के समय मराठा पेशवा कौन था? द मराठा पेशवा ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मराठा वार एंड थर्ड एंग्लो मराठा वार वॉज? ऑप्शन ए नारायण राव, ऑप्शन बी राव नारायण, ऑप्शन सी बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा कि जो माधवराव नारायण थे ये प्रथम युद्ध के दौरान थे, एंग्लो मराठा वार के दौरान, और द्वितीय और तीसरे मराठा वार के समय कौन थे? बाजीराव द्वितीय, सेकेंड एंड थर्ड वार के समय। हमने अभी तीनों युद्धों का काल भी देख लिया था कब कब हुआ है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय। प्रथम एंग्लो मराठा के दौरान माधवराव नारायण, और द्वितीय और तीसरे युद्ध के समय बाजीराव द्वितीय। अब यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलोलित करना है क्वेश्चन नंबर 19 में। ठीक है, संधि का नाम दिया हुआ है और संधि किस वर्ष हुआ है ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सूरत की संधि ये कब हुई है? सूरत की संधि 1775 ईस्वी में। पुरंदर की संधि ये हुई है 1776 ईस्वी में। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में। और सालवाई की संधि 1782 ईस्वी में। ये कब होती है? तो ये प्रथम युद्ध जो होता है एंग्लो मराठा वार उसके बाद होती है। ठीक है, तो अब हम मैच कर लेते हैं। सूरत 1775 तो इसका 1 है, 1776 2 में है, 1779 3 में है, और 1782 4 में है। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। क्वेश्चन नंबर 20, फिर मराठा सरदार ऑर्गेनाइज द आर्मी इन द यूरोपियन मैनर? किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? ऑप्शन ए महादाजी सिंधिया, ऑप्शन बी रघुनाथ राव राघोबा, ऑप्शन सी मल्हार राव होलकर। तो सही जवाब हो जाएगा महादाजी सिंधिया। महादाजी सिंधिया ने मराठा सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था। क्वेश्चन नंबर 21 में फिर से आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आइए देखते हैं हम राज्य और संस्थापक। ठीक है, तो बड़ौदा के कौन थे आपके? गायकवाड़।
गायकवाड़। इंदौर के होलकर, इंदौर के होलकर। नागपुर के आपके कौन थे? भोसले। और ग्वालियर के सिंधिया। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ए का 1, बी 2, सी 3, डी 4। ठीक है। ये तब की बात है जब मराठा साम्राज्य का विभाजन हो जाता है 4-5 हिस्सों में, जिसमें भोसले वंश, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, ये 4 वंश मुख्य रूप से आते हैं। तो भोसले को नागपुर का क्षेत्र मिलता है, गायकवाड़ को बड़ौदा का क्षेत्र, होलकर को इंदौर का क्षेत्र और सिंधिया को उज्जैन का क्षेत्र, उज्जैन या ग्वालियर का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 22। आफ्टर शिवाजी डेथ बिटवीन whom was the battle for succession fought? शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार की लड़ाई किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए संभाजी और शिवाजी की विधवा, ऑप्शन बी संभाजी और बाजीराव, ऑप्शन सी संभाजी और राजाराम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा था कि शिवाजी के 2 पुत्र थे, कौन कौन? राजाराम और संभाजी। इसलिए उत्तराधिकार का युद्ध भी इन्हीं लोगों के बीच होगा। शिवाजी की मृत्यु कब हो गई थी? 1680 ईस्वी में। इसके बाद तो पहले किसे बनाया जाता है? संभाजी को छत्रपति बनाया जाता है। 1789 में इनकी मृत्यु हो जाती है, 1689 में। और उसके बाद राजाराम को बनाया जाता है। ठीक है। आज हमने देखा मराठा साम्राज्य और एंग्लो मराठा वार पे विभिन्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। आइए एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो मराठा साम्राज्य में कितने पेशवा हुए थे? टोटल 8 पेशवा हुए थे। ठीक है। बारी बारी से हम इनका नाम देखेंगे। तो पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, दूसरे बाजीराव प्रथम, तीसरे बालाजी बाजीराव, चौथे माधवराव, 5वें नारायण राव, 6ठे रघुनाथ राव, 7वें माधवराव द्वितीय, 8वें बाजीराव द्वितीय। हमने देखा कि 3 एंग्लो मराठा वार होते हैं। ठीक है। पहला 1775 से 82, दूसरा 1803 से 1805 और तीसरा 1817 से 1818। तीनों युद्ध के बाद संधियाँ होती है। पहला युद्ध 82 में जब समाप्त होता है तो सालवाई की संधि होती है। दूसरे युद्ध के दौरान 2 संधियाँ होती है। 1802 में बसीन की संधि, 1803 में देनगांव की संधि। तृतीय युद्ध के बाद भी 2 मुख्य संधियाँ होती है। 1817 में पुणे की संधि और 1818 में मंदसौर की संधि। उसके बाद हमने देखा था कि जब मराठा साम्राज्य का विभाजन होता है तो भोसले को नागपुर का क्षेत्र मिलता है, गायकवाड़ को बड़ौदा का, इंदौर को होलकर और सिंधिया को ग्वालियर का क्षेत्र मिलता है। इस तरह से हमने देखा आज मराठा एम्पायर एंड एंग्लो मराठा वार को। आगे के अन्य वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, यहाँ से आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सर्च कर सकती हैं श्योर सक्सेस वाला नाम से यूट्यूब पे डायरेक्ट, और तैयारी में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर तो इसी तरह बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसे ही अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।